जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.10। जी लास्ट जो हमने किया था, इज इट पॉसिबल टू यस 14.10 हम करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो हमने किया था वह 14.9। मैं जरा गया हुआ था, पता नहीं चला ये कौन सा हमने लास्ट किया था। जी 14.10 है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। बच्चों इसका आंसर भी वही रिलेटेड है पिछले से, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें कह लेंगे जी एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट गुजरा है, ठीक है, ये करंट इसमें से गुजर रहा है। ये हम कैसे इसको यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को पता चल जाए। हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम उस रीजन में रख देंगे जहां पे हमें पॉसिबिलिटी कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, जहां हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम वहां पे इसे रखेंगे तो अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो इसमें से गुजरेंगी। हमने इसको इस तरह रखना है कि ये इसका जो एरिया वेक्टर है वो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के हमने इस तरह रखना है कि ये रोटेट करना शुरू, यानी कि ये सारा कुछ छोड़े, हम अगर इस करंट कैरिंग लूप को अगर हम वहां पे रखते हैं, ठीक है, और उसको डिफरेंट डायरेक्शन पे रख के देखते हैं एक रीजन के अंदर, ये रीजन है सपोज, यहाँ पे हम डिफरेंट डायरेक्शन पे जो है हम इसके अंदर करंट कैरिंग लूप को रख के देखते हैं। अगर उसके अंदर रोटेशन आ जाएगी, यानी अगर उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, वो इंडिकेट करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, ठीक है, तो ये इसके अंदर टॉर्क जो है टॉप प्रोड्यूस हो जाएगा। वी नो दैट टॉ इज इक्वल टू BINA cos अल्फा, ठीक है, तो उसके अंदर रोटेशन आ जाएगी। सो इफ अ करंट कैरिंग लूप इज सब्जेक्टेड इन अ रीजन वेयर देयर इज चांसेस दैट देयर वुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर प्रोड्यूस अ टॉर्क इनसाइड अ करंट कैरिंग लूप ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड भी। सो इट टेंड टू रोटेट, सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11.14 है, वो देखते हैं। ओके जी 11.14 की जो स्टेटमेंट है, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। जी हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। बच्चों केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी हुई है, ठीक है, उनको भी पता है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डिफरेंट आइसोटोपिक एनालिसिस के लिए जो है किसी भी एलिमेंट्स के, लाइक आपने नियोन जो है उसका आइसोटोपिक एनालिसिस किया होगा जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ठीक है, उनको भी पता है। जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैस स्पेक्ट्रोग्राम जो यूज करते हैं आप स्पेक्ट्रोग्राफ, उसके अंदर आपने नियोन के जो है एनालिसिस किया था, इसको आपने स्प्लिट किया था 3 में, नियोन 21, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22, ठीक है, 20, 21 और 22, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसके 3 एनालिसिस में 3 सेपरेट जो है हमें पीक्स मिलती हैं, 3 डॉट्स मिलते हैं डीप सर्कुलर फॉर्म में। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हम यूज करके हम किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब आपको आइसोटोप की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आइसोटोप क्या होते हैं? द न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट, the atoms of an element having same charge number, same proton number, same nuclear number, ठीक है, but different mass number, ठीक है, जिनका mass number जो है वो यानी atomic mass जो है वो different होता है, उसका नाम देते हैं हम isotopes का। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 है, कार्बन के भी 3 है, और इसके कितने हैं? इसके भी 3 है नियोन के, ठीक है, नियोन 1, नियोन 21, नियोन 22, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22, ठीक है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको यूज करके हम इनके सैंपल एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? कि जब हम उस एलिमेंट्स को सब्जेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये एलिमेंट है, कह लो ये शेप का एलिमेंट गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो इसमें सब्जेक्ट होगा तो वो डिफरेंट रेडियाई के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। डिफरेंट रेडियाई के ऊपर जो उसके आइसोटोप होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जाके हिट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मैस नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर मैस नंबर, बिकॉज R इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाँ, मैस इंटू वेलोसिटी V ओवर Q इंटू B। V वेलोसिटी की चार्ज होता है, V वोल्टेज। ओके, सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है Q हमारे पास चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, M मैस है, V वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ये वेलोसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड होती है? वेलोसिटी होती है जी, ठीक है।
ये हमने सैंपल एनालिसिस जब किया था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था, बल्कि ये R है, V वोल्टेज है, यस अप्लाइड वोल्टेज है, यस दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, ओके। बहरहाल हमने यहाँ पे देखा कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, M के, यानी कि जितना मैस ज्यादा होगा उतना उसका रेडियस भी लार्ज बनेगा। इट मींस दैट के जो आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट मैसेज रखते हैं तो उनके रेडियस भी क्या बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्पेक्ट्रोग्राफ जो बनेगा हमारा जब एनालिसिस करते हैं हम उसके अंदर, ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास ये सारा कुछ यूनिफॉर्म होगा, V वोल्ट यूनिफॉर्म, Q वोल्ट, चार्ज जो है वो भी यूनिफॉर्म, B मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म, जबकि R जो है वो डिपेंड करेगा मैस के ऊपर। तो जितना ज्यादा मैस होगा उतना रेडियस ज्यादा बनेगा, जितना मैस कम होगा उतना रेडियस कम बनेगा। सो हम एनालिसिस कर सकते हैं, आइसोटोपिक एनालिसिस कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। ये इक्वेशन बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी एलिमेंट सब्जेक्ट करते हैं जिसके आइसोटोप होते हैं, वो आइसोटोप हम डिटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस, बिकॉज देयर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m। सो इन दिस वे वी कैन यूज मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द different atoms of an element of different isotopes, ठीक है, different isotopes जो है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 14.12। ओके जी, 14.12 जो है, what should be the orientation of a current carrying coil in a magnetic field so that the torque acting upon the coil is maximum and minimum। बच्चों ये सवाल फिर वही आ गया आपका 10 और 9 और 10 का 10 वाला, कि हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप होगी, मैं रेक्टेंगुलर लूप बना दी, इसको हम किस तरह सब्जेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि इसका जो इसमें जो टॉर्क है, टॉ जो है वो हमें पता है, वो मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, टॉ, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स लूप, ए एरिया और कॉस अल्फा। आपको पता है बी जो है अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ये एंगल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बिटवीन एरिया लूप ए और मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और एरिया लूप जो है दोनों एक तरफ होंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, और अल्फा 0 डिग्री, यानी कि एंगल अल्फा जो है वो 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री को 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर इसको मैं इस तरह सब्जेक्ट करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया तो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जिसके परपेंडिकुलर आ रही है, अब ये बी है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री अल्फा बनेगा 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि cos 90 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये हमारा टॉर्क जो है क्या हो जाएगा 0 होगा, तब उसमें से इसका टॉर्क 0 होगा, कोई लूप के अंदर कोई रोटेशन नहीं आएगी, लूप रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि लूप पे लगने वाला टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया है, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप जो है, करंट कैरिंग लूप, कंडक्टिंग लूप जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज सिंपल आंसर, ठीक है।